सही है मेरी। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आप सभी को। तो प्यारे दोस्त, आप लोगों का आज जो है 23 और 24 और 25 यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट अर्थात 3 यानी कि 10 और 6 आप लोगों के पेपर हो गए हैं फर्स्ट और सुबह यानी कि सुबह और शाम लगा करके। तो उनका आधार देख करके हिंदी के प्रश्नों को प्यारे दोस्त आगामी परीक्षाओं को देखना जाए, अगर मैं आपसे बताऊं देखा जाए तो हिंदी के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ हिंदी के लिए 37 प्रश्न आप लोगों के आते हैं। इन 37 प्रश्नों में से देखो साहित्य अकादमी कराया गया है आप लोगों को। साहित्य अकादमी से कुछ लोग डर रहे हैं। साहित्य अकादमी 2.0 में भी कराया है, 1 में भी कराया है, प्रैक्टिस सेट में भी कराया, नवीन भैया ने भी कराया, मैंने भी कराया, दोनों ने कराया है आप लोगों को। जो नहीं पढ़ा उसका गलत हो रहा होगा। दूसरी बात, यहां 37 में से लगभग 34 प्रश्न आप लोगों के करने लायक हैं। 34 प्रश्न आप लोगों को करने लायक हैं, ये समझ लीजिएगा। हिंदी ऐसी आ रही है दोस्त, आप लोगों की हिंदी ऐसी आ रही है। 34 प्रश्न आप लोगों को करने लायक है। 3 प्रश्नों को मैं ऐसे बोलता हूं कि जो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमावदार दे रहे हैं। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेटों में देखने लग जाओ, जिसने गहनता से अध्ययन किया है तो उसके तो सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहां देखिएगा आगे जो है, अब 30 और 31 तारीख में पेपर है आप लोगों का। उसी को आधार बना करके दोस्त आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, तो इनको करेंगे। स्पीड में बढ़ा करके चलूंगा क्योंकि प्रश्न में 37 से ज्यादा लेकर के आया हूं। ठीक है, बाकी जो रहेगा वो कल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आऊं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो बता दूं, वर्णमाला से प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं। अब वर्णमाला से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वो चीज को आधार बना करके आपका क्लास तैयार की। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ। अगर मैं मूल दीर्घ की बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है। भाई देखो, मूल दीर्घ को ही हम क्या कहते हैं दोस्त, सजातीय स्वर भी कहते हैं इसको। मूल दीर्घ को हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय किसे कहते हैं, जो समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं। अब इनमें सब में समान जाति के योग से मिलकर बनने वाला कौन कौन सा है, एक ए धन ए है और एक ई धन ई है और एक है आप लोगों का उ धन उ, अर्थात ये आप लोगों के समान जाति के योग से मिलकर बने हुए, इनको ही हम मूल दीर्घ कहते हैं। उसने कहा जो नहीं है, तो नहीं है कौन सा, वो ये नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा संयुक्त स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा संयुक्त स्वर कहलाएगा। और इसी को ही हम विजातीय भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, इसी को ही हम विजातीय स्वर भी हम इसको कहते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, पेपर किस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से आप लोगों की क्लास को तैयार किया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान यहाँ पर देने वाली बात है, विजातीय स्वरों की संख्या या संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है आपकी, वो कितनी होती है दोस्त, वो 4 होती है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, इनका नाम भी होता है अलग अलग। मैं बताऊं, देखो इन दोनों को जो है हम लोग कंठ तालव्य के नाम से भी जानते हैं। पूछ सकता है प्रश्न, तालव्य कह दो या तालव्य कह दो। और इन दोनों को हम कंठ ओष्ठीय के नाम से जानते हैं। इन दोनों को किसके नाम से जानते हैं दोस्त, कंठ ओष्ठीय के नाम से जानते हैं। तो इस बात का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान बताना है आप लोगों को कौन सा होता है। देखो, अगर मैं कंठ की बात करूं, स्वरों में तो आ जाएगा ए और आ। ठीक है, और अगर व्यंजन की बात करूं, एक अह आता है और एक आता है। उसने कहा स जो होता है वो तालुव्य होता है और इसी के साथ स्वर में दोनों ई आ जाएंगी और एक आएगा आप लोगों का ये तालु के अंतर्गत आता है। और दंतीय में एक आता है लय और एक आता है आपका स। मूर्धन्य जो होता है वो ऋरी को कहते हैं और दोनों द्विगुण व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं और एक आता है रे और एक आता है पेट चिरा वाला स। ये मूर्धन्य
व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से आप लोगों को तैयार करके चलना है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? भाई देखो, कौन सा सुमेलित है का मतलब है कौन सही है, कौन सही है, ये वाली बात बतानी है आप लोगों को। गे की बात करूं, अघोष। सबसे पहली बात तो अघोष कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 होता है, 1, 3, 5 होता है आप लोगों का, ठीक है। और ऊष्म से होता ही है, यही हमारा सही है उत्तर। बाकी गलत हो गए, लेकिन गलत कैसे हो वो भी मैं बताने वाला हूं। यहां पर सघोष जो होते हैं वो 3, 4 और 5 होते हैं। कौन से होते हैं? 3, 4, 5 होते हैं। अब देखो, क्या तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे क्रमांक पर आ रहा है? नहीं, कैक है। कै की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पर आ रहा है बिल्कुल, लेकिन तीसरा किस में आता? इसमें आता। तो अघोष के स्थान पर ये क्या हो गया दोस्त आपका? ये तो हो गया सघोष। इसी को ही हम घोष भी कहते हैं। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि घोष कौन सा होता, सघोष कौन सा हो, दोनों में से एक ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अल्पप्राण की बात करूं, पै और फै दूसरे नंबर पर आ रहा है। यहां अल्पप्राण में 1, 3, 5 होता तो दूसरे पर आ रहा, ध्यान देना। दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाता है, यहां महाप्राण हो जाएगा। और टे और ठे की अगर मैं बात करूं, यहां दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये सघोष ना होकर के क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो बात एकदम सही और सटीक तरीके से समझ में आ गई होगी। इन दोनों पर एक प्रश्न और आता है आप लोगों का, कौन सा? कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इन दोनों पर प्रश्न आता है, कौन सा आता है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, ऐसे पूछ सकता। या वर्णों का वर्ण व्यंजन कितने प्रकार से माने हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, 2 ही प्रकार माने हैं बाह्य प्रश्न के आधार पर कामता प्रसाद गुरु ने। एक तो माना है अल्पप्राण और एक माना है महाप्राण। एक माना है क्या आपका? महाप्राण, ठीक। नेक्स्ट है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़ करके वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं वो किस लिंग में होते हैं? इस प्रश्न का जवाब देना, इस प्रश्न का जवाब देना भाई वाह। अपवाद को छोड़ करके, भाई देखो, कोई जो अपवाद है उनको छोड़कर, अपवाद कौन कौन से हो गए? एक छोटी ई हो गया, एक बड़ी ई हो गया, एक रीरी हो गया, ये हो गए स्त्रीलिंग। बाकी सब क्या हो गए दोस्त आपके? पुल्लिंग। बात खत्म। अब देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका बहुत अच्छा। कोई भी शब्द आए, उस शब्द से पहले मेरा शब्द लगा लो, सर्वनाम लगा लो, या फिर मेरी सर्वनाम लगा करके अच्छा और अच्छी, अच्छा विशेषण, या फिर अच्छी शब्द का प्रयोग करके लगा सकते हो। कोई भी शब्द दिया हो उसमें शुरू में शब्द से पहले इसको लगा करके आप लोग आसानी से इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग की बात हो रही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, इसका जवाब देना है। वही बात फास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। देखो, विदुषी की बात करूं, हमेशा ध्यान रखना विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग होता है। छात्रा भी स्त्री है, शिष्या भी प्यारे दोस्त क्या है आप लोगों की स्त्री है। लेकिन यहां पड़ोसी जो है वो पुल्लिंग का रूप है, लेकिन मेरे दोस्त इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा पड़ोसिन। इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा दोस्त आपका?